कहीं मतलब भरा है लोगों में तो कहीं है लालच। किसी को मिलता पैसा तो किसी के हिस्से कोरा कागज। हर कदम यही कश्मकश है कि आज फिर कौन सही और कौन गलत है। इसी भीड़ से अलग होकर एक कोशिश मैं हर रोज करता हूँ। मैं आशीष खुद में खुद की खोज करता हूँ। मेरा नाम है आशीष मलिक और मैं पिछले 4 साल से अनअकैडमी के ऊपर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स लाइव पढ़ाता हूँ। मेरा जन्म गोहाना शहर में हुआ, जो हरियाणा के एक बहुत ही छोटे से डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा, बड़ी बहन, मेरी वाइफ हिमानी और 1 साल की बेटी अनायशा है। अभी फ़िलहाल मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली से लुधियाना और यहाँ पे अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता हूँ। बस यही है मेरी पहचान और यही है मेरी शान। मेरा जन्म हुआ एक टीचिंग परिवार में, जहाँ पे मेरे फादर, मदर और इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी टीचर रहे हैं। तो बचपन से एक ही बात थी, ज़िंदगी में क्या बनना है। इससे ज़्यादा ये पता था कि ज़िंदगी में क्या नहीं बनना है। तो टीचर तो कभी भी नहीं बनना था। पर आज देखिए, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आज मैं एक एजुकेटर हूँ और लाखों लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। वो कहते हैं ना कि एन एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। बस कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो टीचिंग तो शायद मेरे खून में, मेरे जीन्स में हमेशा से थी। बस मुझे उसको खोजने की ज़रूरत थी और जब उसे खोजा तो मैंने खुद को भी पाया और इस प्रोफेशन को भी पाया। जो मेरी पैदाइश है गोहाना की है। गोहाना एक बहुत ही छोटा सा शहर है हरियाणा में और मेरी जो पैदाइश वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई, जहाँ पे मेरे फादर साहब टीचर, मेरी मदर टीचर, मेरे नाना जी प्रिंसिपल रहे हैं। तो जो एजुकेशन का एक माहौल था वो बहुत स्टार्टिंग से मुझे मिला। पढ़ी लिखी फैमिली का शायद ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन जो है ना, बहुत जल्दी मेरे अंदर इनकलकेट हुई। और ऊपर से जो बड़ी बहन थी वो भी बहुत सपोर्टिव पढ़ाई की इसमें। तो इसलिए सबसे बढ़िया बात मेरे साथ हुई कि स्टार्टिंग से जो मेरा बेस था वो बहुत बढ़िया बना एजुकेशन फील्ड में। और जो शुरू के 16 साल हैं लाइफ के, गोहाना के एक स्कूल है मेरा, सत्यानंद पब्लिक स्कूल। आज भी जब उसको देखता हूँ तो बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी हैं। जैसे 10th क्लास में मैंने टॉप किया था, ना सिर्फ अपना स्कूल बल्कि मैंने पूरा अपना शहर टॉप किया था। 95.6% मैंने स्कोर किया था। और साथ ही साथ में दोस्तों, बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्कूल इसलिए इम्पॉर्टेंट मेरे लिए बिकॉज़ वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। मेरी मदर ने 12 साल पढ़ाया, मेरी बहन उस स्कूल से पढ़ी है। और एक फ़न फैक्ट ये है कि जो मेरी वाइफ है हिमानी, हालांकि मुझसे 1 साल सीनियर थी, उसकी भी जो मैक्सिमम स्कूलिंग है सेम एक ही जगह से हुई। हालांकि उस टाइम जानते नहीं थे, लेकिन शायद तब मिले होते तो भी इतनी ही पसंद आती जितनी आज है। तो ये सारी चीज़ें रही। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे मुझे मौके मिले, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया। जैसे सबसे जो ख़ास चीज़ रही बचपन में वो थी प्ले को लिखना। तो मैंने कई सारे प्लेज लिखे हैं अपने स्कूल के लिए स्टेज पे। और उसमें जो सबसे वर्थ मेंशनिंग है, मैंने अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में एक प्ले लिखा था। उसका नाम था वही देश सबसे महान जहाँ लड़का लड़की एक समान, जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मैंने हाईलाइट किया था। ये बात है क्लास 7th की। और वहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि किस तरह से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इट इज़ अ रूट कॉज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। और बेटियाँ जो हैं, शायद सबसे खूबसूरत जो आपकी ज़िंदगी का ख़जाना है वो बेटियां हैं। तो वो सारे चीज़ें मैंने उसमें हाईलाइट की। इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया, पूरे स्कूल ने इसको बहुत पसंद किया। उससे मुझे एक बेनिफिट मिला कि मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ मैं बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। वो वाला एंगल मेरा एक्सप्लोर हुआ स्कूल टाइम पे। उसी टाइम पे करीब 8th क्लास के आसपास मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कविताएं पढ़ता नहीं हूँ, आज भी नहीं पढ़ पाता, समय नहीं लगता, लेकिन लिखने का जो मेरा एक टैलेंट था वो उस टाइम पे बहुत नरिश हुआ। बहुत अर्ली स्टेज में मैंने लिखना स्टार्ट किया। उसका बेनिफिट है कि आज भी जो है काफ़ी मुझे मज़ा आता है लिखने वाली फ़ेज़ में। और मैं 7th क्लास में था जब मैंने पहला अपना नेशनल खेला था। इंडोर क्रिकेट जो है, पुणे के अंदर टूर्नामेंट हुआ था। मेरे यहाँ पे कैंप लगा था नेशनल्स के ट्रायल का और मुझे बिल्कुल इसका कोई आइडिया नहीं था। हालांकि मैं बहुत अच्छा खेलता था क्रिकेट के। उसमें मेरे दोस्तों ने कहा कि ट्रायल देने चलते हैं, कुछ ना कुछ तू बेटर ही करेगा वहाँ पे। मैं वहाँ गया, ऑलरेडी लेट था ट्रायल्स में। तो उन्होंने बोला कि बेटा सबका सिलेक्शन हो चुका है, एक्स्ट्रा के लिए ट्रायल देने तो बोलो। तो मैंने बोला सर चलेगा, मैं एक्स्ट्रा के लिए भी ट्रायल दूंगा, नो प्रॉब्लम। सो मैंने वहाँ ट्रायल्स दिए और उन्होंने मुझे बोला कि बॉलर की ज़रूरत है और एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है, आप बॉलिंग ट्राई कर सकते हैं। 4 बॉल मुझे फेंकने को दी।
एंड आई वाज लकी, बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया नेशनल्स में, लेकिन हरियाणा की टीम में, लेकिन एज एन एक्स्ट्रा प्लेयर। सो मैंने बोला चलो एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा सही, कम से कम घर से दूर जाने का मौका मिल रहा है। और पुणे में पहली बार जा रहा था। पुणे में एक स्टेडियम है छत्रपति शिवाजी बाल क्रीड़ा नगरी, वहाँ पे हमारा टूर्नामेंट था। इट वाज द 4th इंडोर नेशनल्स गेम। मेरी किस्मत ऐसी कि जो हमारा मेन बॉलर था, मैच से ठीक एक दिन पहले उसका एंकल फ्रैक्चर हो गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे पता चला कि यार आई हैव टू प्ले, आई एम द मेन बॉलर इन द टीम। सो ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली, मैंने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। इनफैक्ट एक्स्ट्रा प्लेयर सेलेक्ट होने के बावजूद भी जो मेन गेम मैं खेला, आई बिकेम द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि मैंने 5 मैचेस में 18 विकेट कैप्चर किए। और वो एकदम सेंसेशनल था कि पहली बार कोई लड़का इतनी कम एज में, मैं नेशनल्स खेल रहा था इतने सीनियर्स के साथ में, इतनी सारी क्राउड के बीच में मैं खेलता था। वो प्रेशर हैंडल करना, वो टीम स्पिरिट, और मेरे ख्याल से वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने मुझे टीम प्लेयर अच्छा बनाया, जिसने मेरे अंदर इनकलकेट किया कॉन्फिडेंस, प्रेशर हैंडलिंग, पब्लिक परफॉर्मेंस। ये सारी जो क्वालिटीज़ है ना, कहीं ना कहीं उस अर्ली टूर्नामेंट ने मुझे बहुत हेल्प किया। और ऊपर से अगर आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के आए हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है, इट वाज ऑन क्लाउड 9। और वो मेरी लाइफ में सबसे खूबसूरत टाइम था। हालांकि उसके बाद की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसे टर्न्स आए लाइफ में कि 10th क्लास तक आते आते मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। अब उसके पीछे की जो स्टोरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रिकेट छोड़ने का जो रिग्रेट है ना, वो शायद कहीं ना मेरे अंदर आज भी है। बिकॉज इसकी जो स्टोरी है वो कुछ इतनी ड्रामेटिक रही है। 7th क्लास में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पीक पे था, सब कुछ था। उसके बाद मैंने इसको सीरियसली लिया एज अ स्पोर्ट। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर करियर ऑप्शंस इन क्रिकेट। लेकिन उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जो मैं यूज़ भी नहीं कर पाया, या कह सकते हैं हालात कुछ ऐसे थे। बिकॉज 10th क्लास के अंदर वो टाइम था व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, और एक अपॉर्चुनिटी आई इंटरनेशनल क्रिकेट की। इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका की ट्राई सीरीज़ थी और हमें जाना था श्रीलंका के लिए। तो वापस से मेरा सिलेक्शन हुआ उस चीज़ में। लेकिन टाइमिंग ऐसी कि अगर आप वो खेलने जाओगे तो पहले 2 एग्ज़ाम जो हैं आपके बोर्ड्स के, वो मिस हो जाएंगे। एंड फैमिली वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंने बोला भी कि यार अगली बार हम कर सकते हैं, बोर्ड में क्लास रिपीट कर लूँगा। उन्होंने बोला पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, एंड खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब। वही वाली उनकी जो है माइंड सेट था। उन्होंने बोला नहीं, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अपने बोर्ड्स पे एग्ज़ाम पे आप फोकस कीजिए, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन साथ ही साथ में मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की है कि यार लाइफ अगर आपकी एक तरफ आपके लिए दरवाज़ा बंद करती है तो शायद हज़ारों दरवाजे खोलती भी है। और वो हुआ भी मेरे साथ में। जिन बोर्ड एग्ज़ाम्स को मैं मिस करने की सोच रहा था, वो बोर्ड एग्ज़ाम्स मेरे लिए लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन करके आए। बिकॉज़ वहाँ पे मेरे मार्क्स जो थे वो इतने अच्छे आए, मैंने पूरा शहर टॉप किया, अपना स्कूल टॉप किया, जिससे मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन की तरफ मैं बढ़ पाया लाइफ में। मैंने बोला मेरे फैमिली को कि अब मेरी जो आगे की जो एजुकेशन है वो मेरे को गोहाना के अंदर नहीं करनी है। सो आई वांट टू मूव आउट, मुझे बाहर जाना है, किसी बड़े शहर में पढ़ाई करनी है। उसके लिए दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बहुत इस बात को ग्रेसफुली लिया। हालांकि उस टाइम पे थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे घर में, लेकिन उन्होंने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को मेरी पढ़ाई पे कभी नहीं आने दिया। जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे अच्छे शहर चंडीगढ़ में भेजा, और 11th-12th की जो मेरी पढ़ाई है वो DAV's 15 स्कूल से हुई है। आगे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि छोटे शहर का बच्चा बड़े शहर में, गोहाना का बच्चा गया सीधा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की चकाचौंध सिटी, ब्यूटीफुल, आप समझ सकते हैं। मतलब यहाँ गोहाना है तो उसका 5x चंडीगढ़ है। और कुछ ऐसा रहा, साथ में डिस्ट्रैक्शंस है यार, नई जगह, नया टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नई एक्सप्लोर करने को मिली। और पहली बार घर से बाहर, घर से दूर, सारी चीज़ें खुद मैनेज करना, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस की बहुत सारी वजह थी। और कहीं ना कहीं आपने भी शायद नोटिस किया होगा, जो छोटे शहर के लोग जाते हैं बड़े शहर में, अजीब से कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग को लेकर के हो या फिर अपने बोलने चालने के तरीके से हो। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन हालांकि उसको मैंने कभी कमी नहीं बनने दिया, उन पे काम किया, उन पे अपनी जहाँ मेरे को लगा कि यार मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैंने ज़रूर करने की कोशिश की। और 2 चीज़ें थी जो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पॉलिश कर रहा था अपनी। एक पोइट्री, क्योंकि उस टाइम पे DAV स्कूल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया जहाँ पे एनुअल जो पब्लिकेशंस थी उनकी फाइनल मैगजीन्स, वहाँ पे मेरी पोइट्री पब्लिश होती थी। तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन था उस टाइम पे मेरे लिए। और दूसरा था स्पोर्ट्स, क्योंकि क्रिकेट को टाटा बाय बाय बोलने के बाद एक और स्पोर्ट्स था जो मेरी वेट कर रहा था, एंड इट वाज थ्रो बॉल।
सो थ्रो बॉल के लिए मैंने नई टीम बिल्टअप करी। इनफैक्ट डीएवी में उससे पहले थ्रो बॉल का ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, वो हमने स्टार्ट किया और इतनी अच्छी हम लोगों ने मेहनत की उस टाइम पे कि फाइनली हम लोग का ब्रॉन्ज भी आया नेशनल्स में। चंडीगढ़ यूटी को मैंने रिप्रेजेंट किया 2009 के टाइम के अराउंड एंड वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट था कि कहीं ना कहीं चलो स्पोर्ट्स में हम आज भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक रिग्रेट है, वो है पढ़ाई के लिए, बिकॉज पढ़ाई का ग्राफ थोड़ा सा नीचे उस टाइम मेरा गया। शायद ये लगा लीजिए कि नई लाइफ, नया जगह, माइंडसेट नया और 11th-12th की जो एज है बहुत डायनेमिक होती है। वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि मैं बेटर कर सकता था। 95% के बाद कई सारे परसेंटेज नीचे गिरना वॉज नॉट वेरी गुड, बट फाइनली जो लाइफ को मंजूर था हम उसी हिसाब से चलते गए और रिग्रेट नहीं है, लेकिन खुशी है कि जहाँ जिस टाइम पे मौका मिला, जिस फील्ड में मौका मिला, मैंने अपना 100% हमेशा देने की कोशिश की। सो 12th क्लास का रिज़ल्ट तो मैंने बता दिया कि यार कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया कंपैरेटिव टू 10th क्लास, लेकिन एक चीज़ ने मुझे बचा लिया और वो था मेरा AIEEE का रैंक। क्योंकि AIEEE का रैंक मैंने सच में पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया था और 1298 मेरी जो है स्टेट रैंक थी उस टाइम पे। तो सही गाइडेंस अगर मुझे मिलती तो मैं अच्छे NIT में मेरा एडमिशन हो सकता था, किसी और बेटर गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता था, मगर गाइडेंस वहाँ ज़्यादा नहीं मिली और सही मैंने काउंसलिंग अटेंड नहीं की और कई काउंसलिंग मेरी मिस भी हुई उस टाइम पे लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से। सो फाइनली यार मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं, तो मैंने सोचा कि साल तो डेफिनेटली ख़राब नहीं करना है। सो आई थॉट कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो मैंने चितकारा यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। अब उस टाइम पे भी एक फ़नी किस्सा हुआ जब बात आई स्ट्रीम चूज़ करने की कि अब भाई आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, मगर कौन सा इंजीनियर बनना है। सो चितकारा में 2-3 इनफैक्ट ऑप्शंस थे मेरे पास, एक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग। तो मैंने घर वालों को पहले कन्विंस किया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेरे को करना है लाइफ में। सो मैंने कन्विंस किया, उन्होंने बोला इसका स्कोप क्या है, क्या होगा लाइफ में आगे जा कर के। मैंने फुल ऑन कन्विंस किया कि देखो यही लाइफ में फ्यूचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, बेंगलुरु मेरी जॉब लगेगी, 6 डिजिट से ज़्यादा सैलरी पैकेज होगा और लाइफ सॉर्टेड है, तो मुझे इसी में इंटरेस्ट है, यही करना है। फाइनली जैसे तैसे करके कन्विंस किया और मैं पहुंचा काउंसलिंग सेंटर में। तो मैंने वहाँ देखा कि हर बच्चा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पीछे भाग रहा है। सो मुझे लगा यार इतने सारे बच्चों का एडमिशन तो हो रहा है, पर प्लेसमेंट कैसे होगी। सो मैंने पूछा काउंसलर से कि मैम कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उन्होंने बोला बेटा करीब 350 एडमिशन हुए हैं। तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो प्लेसमेंट बहुत मुश्किल है। मैंने बोला मैम सिविल इंजीनियरिंग का जो मेरा बैकअप ऑप्शन था, उन्होंने बोला सिविल में ज़्यादा एडमिशन नहीं है, 32 बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो मैंने बोला लिखो मेरा नाम, मैं सिविल इंजीनियरिंग ही बनूंगा। दैट्स हाउ आई बिकम अ सिविल इंजीनियर। मैंने घर पे फ़ोन किया कि पापा लाइफ में सॉर्टेड मैंने कर लिया है सब कुछ, आप भी सरकारी नौकरी में, मैं भी बनूंगा SDO और उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट। उन्होंने बोला भाई जो तुझे करना है कर, मेरा काम पैसा देना है, तेरा काम पढ़ना है। उसके बाद कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई। चितकारा की लाइफ मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड मैं उसको कहूँगा। मेरे ख्याल से शायद खून के रिश्ते उतने मजबूत नहीं हो सकते जितने मजबूत दोस्त मुझे मेरे चितकारा यूनिवर्सिटी में मिले हैं। सबका नाम लूँगा तो शायद शाम हो जाए उनका नाम लेते लेते, इतने सारे एक्सपीरियंसेस। और हमारे चितकारा यूनिवर्सिटी की ना एक टैग लाइन थी, उसमें लिखा था एक्सप्लोर योर पोटेंशियल। और मुझे लगता है कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी पोटेंशियल एक्सप्लोर करने में उस टाइम पे। सो हर तरह के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो सब एक्सपीरियंसेस मैंने कॉलेज में किए हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस, यारी दोस्ती, प्यार, वो सारा फेज़ रहा है कॉलेज टाइम पे। और एक वो टाइम भी था जहाँ थोड़ा सा बाकी चीज़ों की तरफ भी मैं ज़्यादा इंक्लाइन था पढ़ाई के अलावा। जैसे मैंने कॉलेज के लिए कई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट की। मैंने अपने कॉलेज में NCC बिल्टअप किया, NCC के कैंप लगाए, स्लम स्टूडेंट्स को मैंने बहुत गाइड किया। मेरा हमेशा से मन था कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, और अंडर प्रिविलेज के लिए वहाँ पे हमने सैनिटेशन कैंप से लेकर के उनकी बेसिक हाइजीन पे फोकस किया। वो सारा काम मैंने कॉलेज में किया, इनिशिएट किया, तो वहाँ से लीडरशिप क्वालिटीज़ जनरेट हुई। उसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स में मैंने एक्सेल किया है अपने कॉलेज टाइम पे। और मॉडलिंग भी की, जब मौका मिला कॉलेज को रिप्रेजेंट किया वेरियस स्टेजेस पे। उसके साथ साथ में वेरियस अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, दुनिया भर के क्लब्स, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, वो सारे फेज़ मैंने कॉलेज में देखा है। और सबसे जो मेमोरेबल मोमेंट ये था कि एक टाइम ऐसा था
हमारे वाइस चांसलर बोलते थे कि इस आशीष मलिक का कुछ नहीं हो सकता, ये जो है सिर्फ बाकी चीज़ों में लगा रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन सबसे प्राउड मोमेंट मुझे याद है कि मेरे बैच में जो सबसे पहली जॉब प्लेसमेंट हुई थी वो मेरी हुई थी। माय कंपनी वाज L&T, लार्सन एंड टुब्रो, आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग में सब लोग उसको जानते हैं अच्छे से। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ, पैकेज भी बढ़िया था। और उन्हीं वाइस चांसलर सर ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा आई थिंक यू हैव एक्सप्लोर्ड योर पोटेंशियल फुली एंड मिस्टर मलिक आई एम सो प्राउड ऑफ यू। L&T की नौकरी अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे करीब मैंने 1 साल जॉब किया L&T के अंदर, और वहाँ पे भी मैं जितने कम से कम 8 स्टेट्स में मेरे को जाने का मौका मिला, अलग अलग लोगों से मैं मिला, मैंने बहुत सारा काम वहाँ पे सीखा। मल्टीपल लैंग्वेजेस मुझे आ गई थी, बिकॉज कभी तमिलनाडु में मैं गया, गुजरात में मैं गया, बहुत सारा मैंने काम किया। 1 साल नौकरी किया, बहुत बढ़िया मेरा प्रमोशन ड्यू था। आई वॉज ऑलमोस्ट इन एवरी एक्टिविटी ऑफ L&T, आई वॉज डूइंग परफेक्टली फाइन। एक ड्रीम जॉब थी मेरे लिए L&T में, मगर फिर से लाइफ ने एक और ट्विस्ट मेरे लिए सोच के रखा था। और ट्विस्ट इस बार ये था कि मेरे फैमिली में कुछ हालात ख़राब हो रहे थे। वो टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में शायद L&T इज़ नॉट द थिंग आई रियली वांटेड। और वहाँ मुझे एक मेरे दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, जिसने मुझे कहा कि यार मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा, तो क्यों नहीं तू भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करे। 10 दिन के अंदर मैंने डिसाइड किया कि L&T की नौकरी मैं छोड़ूंगा, एंड इट वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ माय फैमिली, एंड इट वाज आल्सो समवेयर जहाँ मुझे भी इंटरेस्ट लगा और मुझे लगा कि हाँ यार दिस इज़ अ परफेक्ट थिंग, आई थिंक इट इज़ समथिंग जो मैं रिलेट कर पाऊँगा जिस चीज़ से। और थोड़ा सा उस टाइम पे ना एक नेशनल स्पिरिट भी आपके अंदर आती है, देशभक्ति का एक तरीका आपको लगता है कि सिर्फ L&T की जॉब से नहीं, मैं एक ब्यूरोक्रेट बन करके शायद मैं लाइफ में और बेटर तरह से अपने कंट्री को सर्व कर सकता हूँ। तो बात है 2014 की, जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। एक ड्रॉबैक ये रहा कि यार उस टाइम अनअकैडमी नहीं था। अनअकैडमी जैसे टीचर्स अगर होते तो शायद और मज़ा आता टीचिंग इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में। पर जैसे तैसे करके मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी, और एक चीज़ थी, जो भी मेरी सेविंग्स थी L&T में, जितना मैंने कमाया था उन्हीं से मैंने अपनी फ़ीस भरी, क्योंकि मुझे था कि यार ये मेरा फ़ैसला है और इसका बर्डन किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरी एक ख़ास चीज़ और उस टाइम ये थी कि मैंने सच में जितना मेरा मौज मस्ती वाला फेज़ था सब कुछ साइड में रख के मैंने 4 साल बहुत अपने आप को तपाया है। इस UPSC की जो जर्नी में था, मैंने सच में अपना सब कुछ लगा दिया इस UPSC की जर्नी में। हर चीज़ से अपने आप को कट करके और बहुत ही शिद्दत के साथ मैंने इन चीज़ों को पढ़ा है। 4 साल की पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मैंने 3 बार UPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखा, जिसमें 2 बार मैंने मेंस भी दिया और 1 बार मैं इंटरव्यू लेवल तक भी पहुंचा। 2017 के आसपास की बात है कि जब मैं अपना 3rd अटेम्प्ट में दे रहा था, उस टाइम पे मैं बिल्कुल पीक फॉर्म में था और इतना कॉन्फिडेंट मुझे था UPSC के एग्ज़ाम के बाद कि ये वाला मेरा ज़रूर क्लियर होगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया था उस एग्ज़ाम में। अनफॉर्चुनेटली जब रिज़ल्ट आया तो चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं गई। 7 मार्क्स, 7 नंबर कितने कीमती हो सकते हैं ज़िंदगी में, मैंने उस दिन रियलाइज़ किया जब मैं 7 नंबर से फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुआ। मतलब 7 नंबर से मेरी लाइफ जो है पूरी बैक टू स्क्वायर 1 आ गई, और समझ में आया कि यार 4 साल तेरे वेस्ट हो गए। और वो सच में इतना डिप्रेसिंग फेज़ था, क्योंकि 4 साल आपने सब कुछ दे दिया, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई ज़्यादा मौज मस्ती नहीं, परिवार से भी दूर, दोस्तों से दूर, हर चीज़ से दूर होके। लेकिन जब वो रिज़ल्ट आया 2017 का, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो गया। मैंने अपने आप को 3 दिन एक अपने कमरे में बंद किया, मैंने किसी से बात नहीं करी, 1000 नेगेटिव थॉट मेरे मन में आए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, दिस कैन नॉट बी द एंड ऑफ माई लाइफ। ठीक है, UPSC जिद है, करना है, मगर UPSC मेरी ज़िंदगी से बड़ा सपना नहीं हो सकती। और मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा ब्रेक ज़रूर लूँगा UPSC से, बिकॉज वो अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो गई थी उस टाइम तक आते आते। और इस बात के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि 2018 में मैंने एक साइड बिज़नेस स्टार्ट किया था, और वो बिज़नेस था मुखर्जी नगर के अंदर, जहाँ पे पेइंग गेस्ट का बहुत ज़्यादा चलन है, लोग बहुत सारे PG खोलते हैं, PG चलते हैं वहाँ पे। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए मैंने शुरू किया ये PG। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर मैं अभी ब्रेक पे हूँ तो कम से कम मैं इस फील्ड से जुड़ा रहूँ। मैंने 8 लाख रुपए उधार उठाए, अपने दोस्तों से कहीं से पैसा अरेंज किया और ये बिज़नेस स्टार्ट किया।
2 महीने में मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इसके अंदर, क्योंकि यूपीएससी की कोचिंग्स बंद हो गई। दिल्ली में कुछ हालात ऐसे थे कि बहुत सारे पीजी बंद कर दिए गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई और मेरे लिए लगा कि शायद ये तो एंड ऑफ द लाइफ हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे आप पैसे भी आपके पास, आपको उधार में भी हो और लाइफ में करियर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बोला कि अगर चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटी निकलेंगी, अगर फेलियर है तो फेलियर मेरी लाइफ के लिए लर्निंग बनते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हार नहीं माननी, लाइफ में कुछ तो ऐसा मैं करूं कि मैं अपने अंदर के फाइटर को नहीं मरने दे सकता। तो मैंने फाइनली यार वो एक ऐसा फेज था डू और डाई का कि भाई या तो बिजनेस बचा लो या सब कुछ पैक करके वापस से अपने घर चल पड़ो। मैंने बोला मैं यही रहूँगा, बिजनेस कंटिन्यू करूँगा। और वहाँ पे मैंने एक नई चीज़ इनोवेट करी जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा मेरा फैसला साबित हुई, और वो थी अपनी पीजी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने पार्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट किया। वो एकलौता पीजी था हमारे मुखर्जी नगर में जहाँ पे एक ऐसा ऑनर है पीजी का जो बच्चों को फ्री कोचिंग देता है, यूपीएससी के लिए गाइडेंस देता है, और वो मेरे बिजनेस का यूएसपी बनी। इतने बच्चे मेरे पास आए कि लिटरली 2-2 महीने की वेटिंग लगने लगी कि भैया आप ही के यहाँ पे गाइडेंस चाहिए, आप ही से गाइडेंस चाहिए, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहा था। हालांकि उसका उस टाइम पे मेरा मोटिव था कि मैं कैसे ना कैसे करके अपना बिजनेस ग्रो करूँ, वो उधार का पैसा वापस कर पाऊँ। और लेकिन वहाँ से मुझे एक चीज़ की ये समझ में आई कि तेरे अंदर जिस चीज़ से तू भाग रहा है, जो टीचिंग तुझे नहीं चाहिए लाइफ में, वही है जो अल्टीमेटली तेरी रोजी रोटी बचा रही है। एंड दैट डे आई थिंक कि मैंने आज भी याद है कि मैं चाय की दुकान पे बैठ करके चाय पी रहा था और मैंने फैसला किया कि इस टीचिंग की चीज़ को जो क्या मैं फुल टाइम कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं अप्लाई करूँगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाऊँगा। ऑफलाइन मैंने पहले प्रेफर किया और मैंने रिज्यूमे बनाया अपना पूरा वर्क एक्सपीरियंस के साथ में, और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं करीब 14 इंस्टीट्यूट्स में गया। मैं 14 इंस्टीट्यूट्स में गया। वहाँ पे सिर्फ इसीलिए मुझे नहीं रखा गया, उन्होंने बोला सर आप यू आर टू यंग टू बी अ टीचर। मैंने बोला लेकिन टीचिंग का और एज का तो कोई रिलेशन नहीं है। बोले नहीं सर, अभी आप स्टूडेंट फेज में हो, हम ऐसा टीचर चाहते हैं जो कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस हो या 10 साल एक्सपीरियंस हो। मेरी एज की वजह से मुझे कभी मौका नहीं दिया गया उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का, जो मुझे लगा कि अब फिर मेरी जिद थी कि नहीं, मेरे को टीचिंग तो करनी है, ये टैलेंट तो मुझे दिखाना है। जो नॉलेज मैंने गेन किया यूपीएससी जर्नी से, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के काम तो आना चाहिए। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट है, मैं उसके बारे में बताऊं, जहाँ पे मैंने कहा कि सर जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। बोले कि इसमें पैसा नहीं मिलेगा, फीस ज़्यादा नहीं है। मैं बोला सर फीस के लिए नहीं कर रहा, ये मेरी लड़ाई है, मेरी जंग मुझसे है कि क्या मैं पढ़ाने लायक हूँ या नहीं हूँ। मुझे आज भी याद है कि 2 बच्चे सिर्फ मेरी कोचिंग में आए और 3 महीने के लिए मैंने उनसे फ़ीस ली थी। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस थी और उसमें भी मैक्सिमम पार्ट तो मैंने इंस्टीट्यूट को दिया था। उसके डायरेक्टर ने बोला कि बेटा आप क्राउड इकट्ठा नहीं कर पाए, 2 ही बच्चे हैं, आप कोचिंग बंद कर दीजिए। मैंने बोला सर 2 नहीं, अगर 1 भी रह जाएगा ना, अगर मैंने किसी गरीब बच्चे का पैसा लिया तो उसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। मैं बीच में किसी का साथ नहीं छोड़ सकता। ये बच्चे बड़े सपने लेकर के, बहुत उम्मीद लेकर के मेरे पास आए हैं। मैंने वो बैच कंप्लीट किया और आज दोनों बच्चे यूपीएससी में नहीं हुआ लेकिन स्टेट पीसीएस के अंदर, एक राजस्थान पोस्टेड है और एक उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में आज फिलहाल बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है। तो वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्टरी लगता है कि कम से कम मैंने किसी की ज़िंदगी में इम्पैक्ट किया। लेकिन तभी उसी टाइम पे मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला और मेरी रोमन सर से बात हुई, रोमन सैनी सर से। उस टाइम पे तो अनअकैडमी बिल्कुल ग्रोइंग फेज में था। ये बात है 2018 के आसपास की, जहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर वो लोग नए नए एजुकेटर्स हायर कर रहे थे। जब तक तो मॉडल भी बहुत अलग थे और उनका मुझे कॉल आया कि मैंने तुम्हारी कुछ वीडियोस देखी, अगर तुम चाहो तो हमारे लिए पढ़ा सकते हो। तो मैंने बोला सर ऑफलाइन, बोला सर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि एडटेक कंपनी या अनअकैडमी कोई मॉडल लेकर के आया है। मेरे को आज भी याद है, पहला वीडियो जो मैंने बनाया था, डेमो वीडियो, इट वाज अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे ज्योग्राफी का मैंने पहला लेक्चर बनाया, रिकॉर्ड किया। करीब 12 या 13 वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड करी और वहाँ से मेरा अनअकैडमी के साथ जो है एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में, कुछ ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट्स हो गए, जैसे पीजी का बिज़नेस जो है अचानक से बंद हो गया। फैमिली में थोड़े से हालात, मेरे फादर साहब की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब रहने लगी और कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी हुए मेरे लाइफ में। कुछ और चीज़ें हैं जो काफ़ी ख़राब मेरी ज़िंदगी में हुई, जिस वजह से LNT इस पे अनअकैडमी पे मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाया।
2-3 महीने के लिए मैंने ब्रेक ले लिया, मैंने अनअकैडमी भी छोड़ दी और मैं सीरियस भी नहीं था उस टाइम पे अनअकैडमी को लेकर के, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में आया नहीं ऑनलाइन वाला काम। पहली बार ऐसा हुआ कि 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में पैसे आए और वो पैसे थे सिर्फ 500 रुपये। तो 500 रुपये क्रेडिट हुए, मैंने देखा ये तो अनअकैडमी ने मुझे पैसा भेजा है। सो मुझे लगा कि यार ये कंपनी तो पैसा भी देती है, मतलब सच में ये कुछ है, ऐसे फ्री वीडियो वाला काम नहीं है। और वो इनवॉइस मैं आज भी संभाल के रखता हूँ, क्योंकि वो जो 500 रुपये ना, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में ऐसे टाइम पे मेरे पास आए थे, वो पैसे नहीं थे, वो थी मेरे लिए उम्मीद। वो 500 रुपये उम्मीद थे कि जो तू पढ़ा रहा है उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। सो वो चेक मैं आज भी रखता हूँ, बहुत संभाल के मैंने रखा है। जब भी मुझे कभी लगता है कि कहीं पे मेरे अंदर कहीं ईगो ना आ जाए, कहीं घमंड ना आ जाए, तो वो 500 रुपये मैं ज़रूर देखता हूँ, जिससे मुझे समझ में आता है कि तेरी शुरुआत कहाँ से हुई है। और मुझे लगता है हम सबको अपने रूट्स कभी नहीं भूलनी चाहिए, स्टार्टिंग हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। वहाँ से 3 महीने बाद दोबारा अनअकैडमी के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा। अभिषेक श्रीवास्तव जो हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने में। अभिषेक सर ने मुझे मौका दिया और कहा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कुछ तेरे लिए अच्छा मैं प्रपोजल लेकर के आया हूँ। वहाँ से मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाना स्टार्ट किया। जो सबसे अमेजिंग मोमेंट था वो था बच्चों का प्यार। जब बच्चे मुझे थैंक्स बोलते, मुझे उनको मेरा काम उनको पसंद आ रहा था, और वो बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म था। उस टाइम पे कोई पैसा चार्ज नहीं करती थी अनअकैडमी, और वो फ्री प्लेटफॉर्म की वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ गए। मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने में करीब 15-16 हज़ार बच्चे मेरे साथ जुड़े, और जिस वजह से मुझे मोटिवेशन मिला। और वो मोटिवेशन मेरी ज़िंदगी में आज भी है। ना मैं पैसे के लिए पढ़ाता हूँ, ना मैं किसी और चीज़ के लिए पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ, मेरा एक ही काम है कि मैं सही लोगों तक अपनी नॉलेज पहुँचा सकूँ। और आई थिंक सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर मेरी लाइफ में वो स्टूडेंट्स का प्यार है। आज भी जब स्टूडेंट्स क्लास में आके कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो लगता है कि तू कुछ बेहतर कर रहा है ज़िंदगी में। टीचिंग कितना पावरफुल टूल है, अपनी नॉलेज के साथ साथ में सही चीज़ों को सही लोगों तक पहुंचाने का जो प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हमेशा ज़िंदगी में रहूँगा। इस अनअकैडमी की नौकरी ने मुझे एक पहचान दी है। आज ज़िंदगी में हर कोई जो मुझे पहचानता है वो उस अनअकैडमी के काम की वजह से पहचानता है। इसी नौकरी के भरोसे मैंने अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट की। आज मैं एक वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स की कैटेगरी में आता हूं, और आज मैं ऑथर भी हूं। मैंने बहुत सारी यूपीएससी के लिए बुक्स भी लिखी हैं, ज्योग्राफी एनसीईआरटी से लेकर के और करंट अफेयर्स तक की बुक्स। लेकिन इन सब की जो शुरुआत है वो सिर्फ अनअकैडमी से हुई है, जिसने मुझे नाम दिया, पहचान दिया, पैसा भी दिया, और सबसे अच्छी बात है आप स्टूडेंट्स उसने मुझे दिए। ये जो कनेक्शन, ये जो फैमिली है, आज दिल्ली में बैठ करके और मैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे ख्याल से ये पावर है ऑनलाइन एजुकेशन की, अनअकैडमी की। उसके लिए तो मैं जितनी बार थैंक्स करूँ उतनी बार मेरे लिए मुझे लगता है काफ़ी कम होगा। हाय, आई एम हिमानी, वाइफ ऑफ आशीष। जितना पुराना आशीष का रिश्ता है अनअकैडमी के साथ, ऑलमोस्ट उतना ही मेरा है, क्योंकि आई हैव सीन हिम ग्रोइंग विद अनअकैडमी, वर्किंग हिम डे एंड नाइट। तो एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम वट एवर ही इज़ डूइंग। बेसिकली इट्स सर्विस टू द नेशन, तो आई एम very proud of him. I am working as manager in Punjab National Bank, and recently we have shifted to Ludhiana from Delhi. और न्यू प्लेस और मैनेज करना फैमिली और वर्क, क्योंकि दोनों वर्किंग है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पहले मुझे लगता था स्टार्टिंग में कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आफ्टर अ बेबी वी हैव रियलाइज कि उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बेबी की अपब्रिंगिंग करना, लाइक वी आर डूइंग राइट नाउ, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली और सिर्फ दोनों ही करने वाले, दोनों वर्किंग, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट मुझे पता था कि हम लोग ये कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि आशीष का सपोर्ट है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिंग है। तो हो रहा है मैनेज, अच्छे से हो रहा है इनफैक्ट। और अनायशा को देख के बड़ा अच्छा भी लगता है कि हमारा कितना अच्छा प्यारा सा क्यूट बेबी है, और वी आर वेरी हैप्पी विद वॉट एवर वी आर डूइंग एंड विद ईच अदर ऑल्सो। अभी तक की जर्नी के बाद जो फ्यूचर में मैंने सोचा है वो कुछ यही है कि मैं इसी फील्ड में कंटिन्यू करूं। एजुकेशन की वैल्यू जानने के बाद मैं कैसे इम्पैक्ट कर सकता हूं स्टूडेंट्स को, ये जानने के बाद आई थिंक माय फ्यूचर लाइज इन एजुकेशन फील्ड, इन टीचिंग स्पेशली।
और बस मैं एक ही चीज़ का मेरा सपना है कि मैं इस देश को 500 बेस्ट सिविल सर्वेंट्स दे सकूं और जिस भी फॉर्म में हो सके अपनी पर्सनल इनिशिएटिव्स के थ्रू मैं और ज़्यादा बुक्स लिख सकूं बच्चों के लिए, उनको जितना नॉमिनल फ़ी में वो अपनी कोचिंग कर सकें। यही मेरा टारगेट है कि पैसा किसी स्टूडेंट के सपने को बेकार ना करे। पैसे की वजह से या पैसे की कमी से या गाइडेंस की वजह से कोई स्टूडेंट अपना सपना अचीव ना कर पाए, ये मेरे होते हुए मैं नहीं होने देना चाहता। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि कुछ भी करके इफ़ आई कैन नॉट बी अ किंग, आई रियली वांट टू बी अ किंग मेकर, बिकॉज इस चीज़ में सुकून भी है और ये देश सेवा का मेरा एक तरीका भी है जिसमें मैं हमेशा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं अपने पर्सनल गोल्स की बात करूँ या मैं अपने कुछ बिगर ड्रीम्स की बात करूँ, सो एक सपना मेरा है कि मैं लाइफ में पब्लिक स्पीकर बनूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर मैं बनूं। अगर वहाँ तक पहुँच सकूं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो मेरी पोइट्री के थ्रू हो, तो कोई भी मुझे प्लेटफॉर्म मिले, मैं हमेशा चाहूँगा लोगों के बीच रह करके उनको किसी न किसी फॉर्म में गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना और लोगों से सीखना भी। तो यही मेरा बिगर एम है, बिगर गोल है। एंड आई थिंक आज का जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, ये काफ़ी हद तक मेरे उस सपने को मेरे पास लेकर के आ रहा है। मेरा एक ही हमेशा एक इंस्पिरेशन रही है पानी। जो पानी होता है वो रुकता नहीं है, जितने मर्जी ऑब्स्टेकल हों, जितनी मर्जी रुकावटें आए। और जिंदगी में यही सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने फॉलो की है कि पानी के स्वभाव की तरह आप बस बहते चलिए। रुकावटें आएंगी, आपको रोकने वाली 1000 दिक्कतें आएंगी, मगर अपना रास्ता बना के चलिए। और यही मैसेज भी मैं अपने सभी ऑडियंस को, सभी स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं कि भाई जिंदगी जो है, अगर हमारी हर चाहत हकीकत में बदल जाए तो फिर ये मुकम्मल जहान हमारा ना हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वही आपको अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे, जो आपके फेलियर्स हैं वो आपके लिए लर्निंग बन के सामने आएंगे। हम जिंदगी में हारते नहीं हैं और आप भी मत हारना, क्योंकि या तो सिर्फ हम जीतते हैं या सीखते हैं। और यही आपके मन में रहना चाहिए, ये स्पिरिट आपके मन में रहनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए। ना मुझे लाइफ में कुछ भी सिल्वर स्पून में मिला और ना आज एक आम आदमी को कभी मिल सकता है, तो भाई हमें हमारा हक छीनना पड़ेगा। हम मेहनत करें उस चीज के लिए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए। नेवर वेट फॉर देम, क्रिएट दी अपॉर्चुनिटीज। एंड ये इतना रुथलेस कंपटीशन है इस दुनिया में। It's not just about survival of the fittest anymore. I think it's all about the survival of the quickest. So आप उठें, मेहनत कीजिए, अपने पे यकीन रखिए और इस दुनिया की हर उस ऊंचाई को पाने का सपना देखिए जो आप देख सकते हैं। सपने नहीं देखोगे तो आगे बढ़ना नहीं आएगा। आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, ये अनअकैडमी का परिवार आपके साथ में। बस इसी के साथ में अब मिलेंगे अगली बार अनअकैडमी की क्लास में। ज्योग्राफी, करंट अफेयर और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।